हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉलेज वर्ल्ड। फ्रेंड्स, पिछले क्लासेस में पिछले वीडियोस में हमने उत्तर वैदिक काल के बारे में देखा था। उत्तर वैदिक काल के कुछ पार्ट्स देखे थे, जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि उत्तर वैदिक काल का काल कब से शुरू होता है, उत्तर वैदिक काल का सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक जीवन कैसा था। तो हम लोगों ने उसमें जो मुख्य रूप से देखा था वो देखा था उत्तर वैदिक काल के लोगों का राजनीतिक जीवन, कैसे राजनीतिक जीवन का प्रारंभ होता है और फिर धीरे धीरे कैसे एक जनपद जो है धीरे धीरे करके फिर जनपद बनते हैं, और आगे जाके हम लोग देखेंगे महाजनपद काल। उसमें हम लोग देखेंगे कि कैसे जनपदों ने एक साथ मिलकर महाजनपद का रूप ले लिया था। उसके बाद उत्तर वैदिक काल के कुछ प्रमुख राजनीतिक अधिकारियों के बारे में देखा था, और फिर उत्तर वैदिक काल के लोगों का सामाजिक जीवन हमने देखा था कि उनका सामाजिक जीवन कैसा था। अगर आपने पीछे की वीडियोस नहीं देखी हैं तो प्लीज़ आप प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिए। अगर आप पीछे की वीडियोस देखेंगे तभी आपको ये क्लासेस जो हैं, ये वीडियो आपको अच्छे तरह से समझ में आएंगे। ठीक है। सामाजिक जीवन में हम लोगों ने क्या देखा था, जैसे कि लास्ट क्लास में हुई थी कि शद्दुवधु, जो विवाह पूर्व शिक्षा प्राप्त करने वाली स्त्री को शद्दुवधु कहते हैं। उत्तर वैदिक काल के लोग जो थे वो ऐसा करते थे। और फिर यहाँ पे उत्तर वैदिक काल से ही सबसे पहले संयुक्त परिवार का प्रमाण मिलता है दोस्तों, क्योंकि सबसे पहले ज्वाइंट फैमिली, जो आज हम ज्वाइंट फैमिली देखते हैं, संयुक्त परिवार देखते हैं, उसकी शुरुआत सबसे पहले उत्तर वैदिक काल से ही हुई थी। अब हम लोग जो देखेंगे वो है उत्तर वैदिक कालीन लोगों के आर्थिक जीवन। अब हमें ये देखना है कि आखिर उत्तर वैदिक काल के जो लोग थे उनका आर्थिक जीवन कैसा था। तो चलिए देखते हैं उत्तर वैदिक काल के लोगों का आर्थिक जीवन। इस काल में आर्यों के जीवन का प्रमुख आधार क्या था फ्रेंड्स? पशुपालन से कृषि हो गया। देखिए, ऋग वैदिक काल जब मैं पढ़ा रही थी तो उस टाइम पे मैंने बताया था कि जो ऋग वैदिक काल के जो लोग थे वो मुख्यतः पशुपालन करते थे, और उनकी जो पशुपालन में भी उनकी मुख्य पशु क्या थे उनके, तो वो ज़्यादातर गायों को पालते थे। लेकिन जब उत्तर वैदिक काल के जब हम आते हैं उत्तर वैदिक काल में, तो हमें यहाँ पे क्या मिलता है कि यहाँ पे पशुपालन से कृषि हो गया था जीवन का मुख्य आधार। कहने का ये मतलब है कि अब लोग जो थे वो एक जगह से अस्थायी जीवन बिताना उन्होंने शुरू कर दिया था, क्योंकि कृषि तो तभी करेंगे ना जब एक जगह अस्थायी जीवन बिताएंगे। क्योंकि आप कोई भी अगर फसल बोते हो तो उसको उगने में टाइम लगता है, तो 2-4 महीने वो लोग एक जगह रह रहे थे, यानी कि उन्होंने अस्थायी जीवन बिताना शुरू कर दिया था। इस काल में कई प्रकार की फसलों का उत्पादन होने लगा, जैसे व्रीहि, चावल, जो आज हम चावल देखते हैं दोस्तों, उस टाइम उस चावल को व्रीहि कहते थे। मांस, जो उड़द है उसको मांस, जौ को यौ बोला जाता था, और गोधरा को बोलते थे गेहूं। ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन कैसे आपसे पूछा जाता है फ्रेंड्स कि उत्तर वैदिक काल में ये व्रीहि शब्द किसके लिए यूज किया गया था? आपको ऑप्शन दिए जाएंगे, इसमें आपको आंसर देना होगा कि व्रीहि शब्द चावल के लिए यूज किए जाते हैं। तो ये जो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं आप उसे इग्नोर ना करें, क्योंकि क्वेश्चन इसी छोटे छोटे पॉइंट से बनते हैं एग्जाम में। ठीक है। उत्तर वैदिक काल में लोहे की जानकारी हो गई थी, और आगे जाके जब हम महाजनपद काल जब देखेंगे दोस्तों, तो उस टाइम हमें यही मिलेगा कि इस लोहे की जानकारी के कारण ही जो है वो महाजनपद से जो लोग महाजनपद में जाते हैं, और लास्ट में जाके पूरे भारत में 16 महाजनपद का राज हो जाता है। ठीक है, तो वो हम आगे देखेंगे। अभी देखते हैं कि उत्तर वैदिक काल में लोहे की जानकारी हो गई थी, जिसे अयस कहते थे। लोहे की जानकारी हो गई थी जिसे अयस कहते थे, और ये अयस भी फ्रेंड्स 2 प्रकार के थे, यानी कि उत्तर वैदिक काल में 2 प्रकार के अयस प्रचलित थे। वो कौन कौन से, वो देखिए, श्याम या कृष्ण अयस जिसे लोहा कहते थे, और लौह अयस को तांबा। तो ये पॉइंट आपके लिए थोड़ा कंफ्यूजिंग है, और यहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस बनते भी हैं, क्योंकि अगर आपके एग्जाम में आएगा कि लौह अयस उत्तर वैदिक काल में किसको कहा जाता था, तो शायद आप सबसे पहले यही अंदाजा लगाएंगे कि लौह अयस लोहा को कहा जाता था। लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों, ये जो लौह अयस है वो लौह अयस तांबा को बोलते थे, और श्याम या कृष्ण अयस जो है वो लोहा को बोलते थे। ठीक है। शतपथ ब्राह्मण में हल संबंधित विधान का भी वर्णन मिलता है, यानी कि शतपथ ब्राह्मण में ऐसा दिया गया है कि उस टाइम हल भी था, और लोग हल के सहारे अपने खेतों की जुताई करते थे और उसमें फसल उगाया करते थे। इसके अलावा फ्रेंड्स उत्तर वैदिक काल के जो लोग थे वो 4 प्रकार के मृदभांड से परिचित थे।
काला व लाल, काली पॉलिशदार मृदभांड, चित्रित धूसर और लाल मृदभांड, ठीक है, पेंटेड ग्रे वेयर जिसे PGW भी कहते हैं। ये 4 प्रकार के मृदभांड थे। चित्रित धूसर मृदभांड सबसे अच्छा मृदभांड था और यहाँ पे अनुमान ये लगाया जाता है कि ये जो चित्रित धूसर मृदभांड था वो काफ़ी महंगा भी मिलता होगा और उस टाइम के जो बड़े बड़े राजा महाराजा होंगे उनके यहाँ ये चित्रित धूसर मृदभांड का उपयोग किया जाता होगा, क्योंकि शायद ये महंगा होगा इसलिए आम जनता की पहुँच से ये बाहर था। लोहा सबसे पहले कहाँ मिलता है? लोहा सबसे पहले कर्नाटक के धारवाड़ में 1000 ईसा पूर्व। ये टाइम याद रखेंगे आप और इस जगह का नाम याद रखेंगे कि लोहे की खोज सबसे पहले कहाँ हुई थी, तो वो हुई थी कर्नाटक के धारवाड़ में 1000 ईसा पूर्व में मिला, यानी कि लोहे की खोज सबसे पहले कर्नाटक के धारवाड़ में और वो भी 1000 ईसा पूर्व यानी कि उत्तर वैदिक काल में ही हुआ था। और ठीक इसी समय जो उस टाइम अभी के पाकिस्तान में, ठीक है फ्रेंड्स, आप इस बात का ध्यान रखेंगे कि अभी के अकॉर्डिंग अगर आपसे पूछा जाता है क्वेश्चन तो तब आप आंसर देंगे कि इसी समय में पाकिस्तान के गांधार क्षेत्र में सबसे पहले लोहे का प्रयोग हुआ था, ठीक है। लोहे के सबसे ज़्यादा औजार अतरंजी खेरा से प्राप्त हुए हैं और ये अतरंजी खेरा जो है दोस्तों वो यूपी में पड़ता है। खेती और विविध शिल्पों की बदौलत उत्तर वैदिक काल के लोग अस्थायी जीवन अपनाने में अब समर्थ हो गए थे। मैं आपको पहले ही बताई हूँ, जैसे कि मैंने पीछे आपको बताया कि उत्तर वैदिक काल के लोगों का जीवन का मुख्य आधार जो था वो पशुपालन से कृषि हो गया था और कृषि तभी की जा सकती है खेती जब लोग अस्थायी जीवन बिताना शुरू कर दें या फिर उन्हें अस्थायी जीवन बिताना आ जाए, तभी वे लोग कृषि कर सकते हैं। इसका मतलब जो उत्तर वैदिक काल के लोग थे उनको अस्थायी जीवन बिताने का मतलब समझ में आ गया था और उन्होंने अस्थायी जीवन बिताना शुरू भी कर दिया था। तो ये था फ्रेंड्स उत्तर वैदिक काल के लोगों का आर्थिक जीवन, उससे जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें। अब हम लोग देखते हैं उत्तर वैदिक काल के लोगों का धार्मिक जीवन, कि उत्तर वैदिक काल के लोगों का आखिर धार्मिक जीवन कैसा था। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि उत्तर वैदिक काल मुख्यतः उस नाम से जाना जाता है कि जब बहुत सारा, जैसे कि आज हम लोग ढोंग जो बोल सकते हैं, देसी भाषा का अगर यूज करें तो आप उसे ढोंग बोल सकते हैं, बहुत सारे कर्म कांड का ऐसा उदय हो चुका था उत्तर वैदिक काल में। और लोग जो थे, जो आम जनता थी, पूजा पाठ ये सब यज्ञ करवाना उनकी पहुंच से बाहर हो चुका था, ठीक है। पूजा पाठ यज्ञ करवाना आम जनता की पहुंच के बाहर हो चुका था। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि उत्तर वैदिक काल के लोगों का धार्मिक जीवन आखिर था कैसा। उत्तर वैदिक काल में धर्म कर्मकांड आधारित हो गया था। इस काल में इंद्र आदि देवताओं की महत्ता घट गई। मैंने आपको पीछे बताया था दोस्तों कि ऋग वैदिक काल में सबसे ज़्यादा इंद्र भगवान की पूजा की जाती थी, ठीक है। लेकिन जैसे ही उत्तर वैदिक काल में हम लोग आते हैं वैसे ही इंद्र आदि देवताओं की महत्ता घट गई थी, ठीक है। इंद्र आदि देवताओं को कहने का ये मतलब है कि जैसे इंद्र थे, वरुण थे, नसत्य थे, इन लोगों की महत्ता घट गई। महत्ता का मतलब हुआ कि एक होता है ना कि हम किसी को बहुत ज़्यादा महत्व दे रहे हैं, तो उत्तर वैदिक काल में इन देवताओं को बहुत ज़्यादा महत्व नहीं दिया जाता था। तो फिर आखिर महत्व दिया किसे जाता था वो आपके लिए जानना जरूरी है। इंद्र आदि देवताओं के स्थान पे जो महत्व दिया जाने लगा था दोस्तों वो थे प्रजापति, जिन्हें ब्रह्मा शिव को उस टाइम रुद्र कहा करते थे, और नारायण जो विष्णु भगवान को हम लोग बोलते हैं, आदि देवताओं को इस काल में उत्तर वैदिक काल में महत्व दिया जाने लगा। और यहाँ से भी आपका क्वेश्चन बनेगा, क्योंकि आप लोग इस लाइन पे ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे, लेकिन यहाँ से आपका क्वेश्चन ये बनता है दोस्तों कि उत्तर वैदिक काल में ब्रह्मा जी को किस नाम से बुलाते थे, तो वो है प्रजापति, शिव को रुद्र के नाम से तथा विष्णु को नारायण के नाम से बुलाया जाता था, ठीक है। इस काल में गृहस्थों के लिए पंच या महायज्ञ भी होने लगे थे, जैसे कि ब्रह्मयज्ञ। पहला यज्ञ जो है वो ब्रह्म यज्ञ है, वो किसके लिए किया जाता था? ऋषियों के प्रति कृतज्ञता प्रकट करने के लिए। भूत यज्ञ समस्त जीवों के प्रति, पितृयज्ञ पितरों के प्रति, और देव यज्ञ देवताओं के प्रति कृतज्ञता प्रकट करने के लिए किया जाता था। और पांचवा जो है फ्रेंड्स वो है अतिथि यज्ञ, अतिथियों के प्रति कृतज्ञता प्रकट करने के लिए ये 5 यज्ञ किए जाते थे उत्तर वैदिक काल में। कुल मिला के फ्रेंड्स यहाँ पे ये जो 5 यज्ञ है वो आप ध्यान में रखेंगे कि आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं यहाँ से। अब
अब हम देखते हैं दोस्तों कि उत्तर वैदिक काल में ही षड दर्शन का उदय होता है। षड का मतलब होता है फ्रेंड्स 6 दर्शन। षड दर्शन का मतलब और कुछ नहीं है, आपको घबराने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि षड दर्शन का जो उदय का मतलब है कि 6 दर्शन का यहाँ पे उदय हुआ। ठीक है, 6 दर्शन का उदय हुआ। वो दर्शन कौन कौन से हैं वो हम लोग देखते हैं। पहला है सांख्य दर्शन, जिसके प्रतिपादक कपिल मुनि थे। योग दर्शन का आप सबको पता होगा कि योग दर्शन के जो प्रतिपादक थे वो थे पतंजलि। न्याय दर्शन के प्रतिपादक गौतम ऋषि थे। वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक जो थे वो थे कनाद मुनि। पूर्व मीमांसा के जैमिनी और उत्तर मीमांसा के जो थे वो थे वादरायन। ठीक है, ये 6 दर्शन जो है फ्रेंड्स, यहाँ से कितनी बार क्वेश्चन आ चुके हैं, ये जो पॉइंट है यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन आ चुके हैं। और आपको जब मैं बोल रही हूँ आप वीडियो को पॉज कीजिए, फिर या इसे नोटबुक पे नोट कीजिए, या फिर इस वीडियो को बैक करके जैसे भी हो 2-3 बार इसको सुनिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बार बार आते हैं और आगे भी आते रहेंगे। इसलिए 6 दर्शन कौन कौन से हैं और उनके प्रतिपादक कौन है, ये आपको बिल्कुल याद रहना ज़रूरी है। अब उसके आगे हम लोग देखते हैं 16 संस्कार। उत्तर वैदिक काल के 16 संस्कारों के बारे में हम लोग फ्रेंड्स देखते हैं। इस 16 संस्कार में क्या थे? 16 संस्कार जो मनुष्यों के लिए बनवाए गए हैं। ठीक है, 16 संस्कार जो मनुष्यों के लिए बनाए गए हैं, हमारे लिए आपके लिए बनाए गए हैं। उत्तर वैदिक काल में ये बनाए गए, और ये तब से बनाए गए जब कोई बच्चा अपने माँ के गर्भ में आता है, तब से लेकर उसके मृत्यु तक के लिए ये 16 संस्कार बनाए गए। वो मैं आपको बताती हूँ कि वो क्या क्या है। देखिए, गर्भाधान यानी कि जब कोई बच्चा आता है अपने माँ के गर्भ में, उसके बाद पुंसवन, सीमांतोन्नयन, जातकर्म, नामकरण, विद्यारंभ, केशांत, समावर्तन, विवाह एवं अंत्येष्टि, ये कुछ पॉइंट हैं। ठीक है, ये कुछ पॉइंट है 16 संस्कार के। इनमें जो सबसे महत्वपूर्ण था वो कौन सा था फ्रेंड्स? तो इनमें उपनयन संस्कार जो था एक महत्वपूर्ण संस्कार था, जो आप लोग भी जानते होंगे। ठीक है, ब्राह्मण, क्षत्रिय एवं वैश्य के बच्चों का उपनयन संस्कार किया जाता था क्रमशः 8 वर्ष, 11 वर्ष, 12 वर्ष की अवस्था में। मतलब यहाँ पे क्या है फ्रेंड्स कि ब्राह्मण के जो बच्चे होते थे उनका 8 वर्ष की उम्र में उपनयन संस्कार, क्षत्रियों के बच्चा का 11 वर्ष में, और वैश्य के जो बच्चे होते थे उनके 12 वर्ष में उपनयन संस्कार किए जाते थे। तो ये भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है उत्तर वैदिक काल से संबंधित जो आपको ध्यान में रखना जरूरी है। अब हम लोग आगे देखते हैं कि आगे क्या है। देखिए, उत्तर वैदिक काल में 8 प्रकार के विवाह भी प्रचलित थे, वो मैं आपको बताती हूँ। ब्रह्म विवाह, ठीक है, पहला जो है वो है फ्रेंड्स ब्रह्म विवाह। इस ब्रह्म विवाह में क्या था? यह सबसे प्रचलित एवं उत्तम विवाह था। ये जो ब्रह्म विवाह था वो सबसे प्रचलित था, यानी कि सबसे ज़्यादा जो विवाह होता था उत्तर वैदिक काल में वो इसी प्रकार से ब्रह्म विवाह के प्रकार से होता था, और ये सबसे उत्तम विवाह माना जाता था उत्तर वैदिक काल का। दूसरा जो है दैव विवाह। यज्ञ करने वाले ब्राह्मण से पुत्री का विवाह किया जाता था, यानी कि अगर कोई ब्राह्मण किसी के यहाँ जाके यज्ञ कर रहे हैं तो उस ब्राह्मण से ही वो व्यक्ति क्या करता था कि अपनी पुत्री का विवाह कर देते थे। ऐसा था दैव विवाह। आर्य विवाह क्या था? कन्या का पिता वर से गाय लेकर कन्या का विवाह कर देता था। और चौथा है हमारा प्रजापत्य विवाह। इसमें कन्या का पिता वर को कुछ वचन देता था। ठीक है, तो ये 4 विवाह जो हैं वो कुछ उत्तम प्रकार के थे फ्रेंड्स, लेकिन आगे जो है 4 वो बिल्कुल वो अच्छे विवाह नहीं कहे जाते थे। वो देखिए कैसे। देखिए, असुर विवाह, यहाँ पे क्या था कि वर से मूल्य लेकर कन्या को बेचा जाता था। कहने का ये मतलब है कि आप अपनी बेटी को बेच रहे हो, ऐसा कुछ कंडीशन, ऐसी स्थिति थी कुछ। गंधर्व विवाह, यह प्रेम विवाह था जिसमें माता पिता की अनुमति नहीं ली जाती थी। और 7वां नंबर जो है राक्षस विवाह, वो है वधू का अपहरण किया जाता था। कहने का ये मतलब है कि किसी लड़की का अपहरण करके उससे फिर शादी हो जाती थी। पैशाच विवाह, यह जबरदस्ती किया जाने वाला एक विवाह था। ठीक है, यानी कि राक्षस विवाह और पैशाच विवाह आप देखेंगे तो लगभग सेम ही है, तो आपको ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो ये कुछ 8 प्रकार के विवाह जो हैं वो प्रचलित थे उत्तर वैदिक काल में। यहाँ पे आपका उत्तर वैदिक काल फ्रेंड्स ख़त्म होता है। अब आगे जो हम लोग देखेंगे वो देखेंगे जैन धर्म के बारे में। ठीक है, आगे का जो हमारा चैप्टर होगा वो होगा जैन धर्म के बारे में, कि कैसे भारत में जाके जैन धर्म, फिर आगे बौद्ध धर्म है, उन सब के बारे में हम लोग देखेंगे कि कैसे
इतना ज़्यादा आडंबर, कर्मकांड की इतनी ज़्यादा महत्ता हो गई थी, इतना ज़्यादा ये आडंबर चरम सीमा पे था कि कुछ समाज सुधारक के द्वारा जैन धर्म, बौद्ध धर्म इत्यादि इन सब का उद्भव होता है और फिर जाके भारत की स्थिति जो है वो थोड़ी सी अच्छी हो जाती है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना है। ये था आपका उत्तर वैदिक काल का पार्ट 2। अगर आपने पार्ट फर्स्ट नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक जाएगा, आप वहाँ से भी जाकर देख सकते हैं, ठीक है। और ये पॉइंट ऐसे हैं फ्रेंड्स कि अगर आप इन पॉइंट को 1-2 बार वीडियो को भी चला के अगर रिपीट कर लेते हो तो आपका किसी भी एग्ज़ाम का जो प्रीलिम्स एग्ज़ाम होता है या फिर आप मेंस में भी जाओगे तो आपको वहाँ पे मदद ज़रूर मिलेगी। और प्रीलिम्स किसी का भी, आप बीपीएससी का दे रहे हो या फिर यूपीपीएससी का दे रहे हो, तो फिर वहाँ पे आपका प्रीलिम्स नहीं रुकने जा रहा है। सारे पॉइंट मैंने कलेक्ट करके यहाँ पे डाले हैं, तो आप वीडियो देखिए और लाइक करिए, पसंद आता है तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।